Everybody and welcome back to SK1KS and we're back again with another video and this will be basically about NLM and since हम लोगों ने already kinematics कर लिया है, we did kinematics 1D, 2D and even 3D. Basically the difference between all of them is कि आपको vectors में जैसे 1D में क्या था कि आपके पास positive negative sign है and you can easily do it. आपको जितने problem solve करने you can do. 2D and 3D में क्या था, you have to use vectors क्योंकि you have to look at directions of these quantities. लेकिन अब हम लोग NLM करेंगे, will be doing Newton's laws of motion and first of all beginning again with the study of frames of reference. हम लोगों ने already frame of reference cover किया है and I'll go through it once again, but now we'll differentiate between two kinds of frames of reference and that is gonna be very important for us कि frame of reference को समझना है from a physical and a mathematical perspective, but not just as in kinematics. अब हम लोग डायनेमिक के पॉइंट से भी इसको स्टडी करेंगे. Then the thing is कि अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हैं, how did we look at it? Well, what we thought was, what we said was कि अगर आपको किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करना है, so first of all there will be of course some cause of that motion and सबको पता है कि forces are the causes of these motion या फिर changes in the motion of a body. So first of all हम लोग assume करेंगे we know this much, किसी भी body की motion को study करने के लिए we know हमें एक coordinate system चाहिए होता है and putting a clock in it, मतलब अगर आपके पास एक let's say way है to measure the time इस coordinate system में, so that turns it into a frame of reference. हम सबको इतना पता है. तो अगर मैं यहाँ पे एक frame of reference let's call F1 रखता हूँ जो कि एक ऑब्जर्वर को कंसिस्ट करते हैं जिसको मैं ओरिजिन पे रख रहा हूँ एंड ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस F1 विथ हिज ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम एंड हम लोग ये भी एज्यूम करेंगे कि टाइम सारे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में इक्वल रेट से फ्लो करता है. ऑल्दो दिस डजंट गो वेल इन रिलेटिविटी, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में वी आर गोइंग टू एज्यूम इट. क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या डिफर कर सकता है? x डिफर कर सकता है, y कर सकता है, z कर सकते हैं, जिसकी वजह से vx हो सकता है, vy या फिर vz या फिर ax, ay, az. मतलब आपने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स चूज किया तो इसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी इन डिफरेंट और लेट्स से एक्सिस में अगर आप कंपोनेंट्स बनाते हो, रिजॉल्व करते हो, वो डिफरेंट हो सकती है जिसकी वजह से इसके एक्सेलरेशन भी डिफर कर सकता है. यू आर सीइंग दिस राइट. तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग फोकस करें, द थिंग इज ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सेलरेशन ओवर हियर. जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे व्हाट मेनली वाज इन आवर इंटरेस्ट वाज एक्स वाई जेड एंड वी एक्स वी वाई वी जेड. लेकिन अब डायनेमिक्स में हम लोग मोर एक्सेलरेशन पे फोकस करेंगे एंड विल लुक कैसे ये डिफर कर सकता है एंड इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस व्हेन वी एक्चुअली स्टडीइंग डायनेमिक्स इन क्लासिफाइंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो दो तरह के आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखोगे. एक आप देखोगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम. दूसरा जो फ्रेम होता है दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. अगर मैंने इस बॉडी को लोकेट किया समथिंग लाइक दिस, लेट मी चूज इट ओवर हियर अगेन, कि मेरे पास एक फ्रेम है x डैश, y डैश, z डैश एंड फिर एक फ्रेम है विच इज x y z विच इज समवट डिफरेंट. तो अगर मैंने इसके ओरिजिन को O बोला, इसके ओरिजिन को O डैश बोला, सो व्हाट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है तो एक वेक्टर एक्सटेंड कर सकते हो अप टू दिस पॉइंट. कॉल दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P relative to frame F1. ये frame F1 है, ये frame F2 है. You can extend this line position vector, the position vector of point P relative to F2. फिर ये एक position vector होगा, position vector of the origin of F1 relative to F2. तो ये हो गया F1 relative to F2. And we had also seen कि जो vector R P slash F2 होता है that is nothing but vector R P slash F1 plus vector R F1 slash F2. We had seen this much, right? हम लोगों ने ये भी देखा कि इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. इसका डेरिवेटिव निकालोगे
तो आपको जस्ट सेम क्वांटिटी, सेम फ्रेम्स एंड ऑल दिस रिलेशंस मिलेंगे, एक्सेप्ट कि अब आपके पास वेलोसिटीज हैं इंस्टेड ऑफ पोजीशन। इसका डेरिवेटिव लोगे so you'll have accelerations, and acceleration is mainly of interest over here. I'll write it this one. ये हो गया हमारा acceleration of f1 relative to f2. तो अब ये वाला जो टर्म आता है जब हम लोग acceleration पे पढ़ते हैं तो it can be quite confusing, क्योंकि for now I'll tell you कि acceleration cause कर सकता है और rather force cause करता है acceleration. We'll just assume for now कि force causes acceleration, and अगर force acceleration cause करता है, force का cause क्या है? This is a touch and interaction between two bodies. Force तो एक interaction है between two bodies. We'll again look at the definition of force sometime later, लेकिन for now we'll just assume कि हमें पता है force क्या है and force causes acceleration. फोर्स एग्जैक्टली है क्या? एक इंटरैक्शन है जो कि दो बॉडीज, इट इज अ वे ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज. तो अगर आप इस पे बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेक्टर a स्लैश ऑफ p, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p रिलेटिव टू f2 इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p रिलेटिव टू f1 ओवर हियर प्लस द एक्सेलरेशन ऑफ f1 रिलेटिव टू f2. मतलब अगर आप इसी इक्वेशन को फोर्स के टर्म्स में लिखना चाहो so you'll see ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि वेक्टर f of p relative to f2 यहाँ पे कर देंगे इज द पोजीशन द फोर्स वेक्टर ऑफ, ये हो जाएगा हमारा p relative to f1 प्लस द फोर्स वेक्टर ऑफ f1 relative to f2. मतलब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो फोर्स इज समहाउ गेटिंग रिजॉल्व बिटवीन एक्सिस, लेकिन फोर्स तो एक इंटरैक्शन है, फोर्स इज जस्ट इंटरैक्शन. तो ये एक्सिस के अकॉर्डिंग, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकता है? एंड दिस टर्म ओवर हियर इट्स कंप्लीटली, इट्स टोटली यूजलेस टर्म. यू कैन सी कि ये टर्म इवन व्हाट इज इट, द फोर्स वेक्टर ऑफ f1 रिलेटिव टू f2, जस्ट व्हाट इज दिस? तो यहाँ से पता चलता है कि देयर इज सम फ्लॉ ओवर हियर, कि यहाँ पे कोई ना कोई फ्लॉ है इन अ थ्योरी, इन अ मैथमेटिक्स ओवर हियर, एंड द फ्लॉ कम्स ड्यू टू दिस टर्म, इस टर्म की वजह से. जैसे मैंने बताया था कि दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां पे फ्रेम्स, रिमेंबर वी हैव टू कंसीडर एटलीस्ट टू फ्रेम्स आर नॉट एक्सेलरेटिंग. मतलब एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला टर्म शुड बी कंप्लीट जीरो. एंड यहाँ पे जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है दैट इज कि वो फ्रेम किसी दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा हो. एंड अभी जो हम लोगों ने केस देखा, अभी हम लोग डेरिवेटिव निकालते जा रहे जहां तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन पे पहुंच गए. जब एक्सेलरेशन पे पहुंचा सो हियर ये एक्चुअल में वैल्यू कंप्लीटली सही होगी, दिस थिंग विल बी ट्रू एज लॉन्ग एज आपके पास ये टर्म जीरो होगा. क्योंकि अगर ये टर्म जीरो है मतलब आपको क्या मिला कि ये जो फोर्स इस पॉइंट P पे एक्सर्ट हो रहा है, अगर हम लोग F1 से देख रहे हैं दिस इज सेम एज द फोर्स जो कि पॉइंट P पे एक्सर्ट हो रहा है, अगर हम लोग इसी को F2 से देख रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग एंड एज इट शुड बी डन. क्योंकि फोर्स तो एक इंटरैक्शन है, एक ऐसा टर्म नहीं है जो कि हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है. लाइक इवन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर नॉट सच टर्म्स, लेकिन वो मोशन है, दे डिस्क्राइब मोशन एंड मोशन कैन बी रिलेटिव बट फोर्सेस कैन नॉट बी. फोर्सेस आप कैसे रिलेटिव करोगे? दैट इज द रीजन यहाँ पे अगर हम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं जहां पे एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो एंड यू हैव दिस टर्म जीरो, मतलब हर पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो सेम होगी अगर आप उसी पार्टिकल को एक डिफरेंट फ्रेम से वेव कर रहे हैं. लेकिन अगर आपके पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है मतलब ये वैल्यू नॉन जीरो है, सो दिस विल नॉट होल्ड ट्रू एंड इन दैट केस आप देखोगे these set of equations are all messed up. And that is the thing that we have to first of all understand कि हम लोग जब भी डायनेमिक्स में वर्क करते हैं, जब भी एनएलएम में वर्क करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तभी तक वैलिड होते हैं जब तक आपने इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को कंसिडर किया है. क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, गैलीलियो गैलीली ने कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस दिए थे जो कि
इनर्शियल फ्रेम्स के लिए ही वैलिड होती हैं, दैट आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आई टेल यू कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बेसिस क्या है, दैट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब अगर आप किसी बॉडी को की वेलोसिटी को देखते हो फ्रॉम वन फ्रेम एंड अनदर, इसकी पोजीशन को तो कैसे वैरी करती है फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर, दैट इज द सेट ऑफ इक्वेशंस गैलीलियो गिव, दैट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये इनर्शियल फ्रेम्स के लिए होल्ड करते हैं, दैट इज द रीजन जो एनएलएम होता है ये इनर्शियल फ्रेम्स के लिए होल्ड करते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। अब ऐसा नहीं कि आप इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में लगा ही नहीं सकते, यू कैन स्टिल डू इट, लेकिन उसमें हमें एक इमेजिनरी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे स्यूडो फोर्स कहते हैं, एंड विल बी स्टडीइंग दैट लेटर ऑन। दिस वीडियो वाज जस्ट टू शो यू कि हमें क्या क्या करने हैं, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टडीइंग एनएलएम। सो यू हैव टू रिमेंबर, जब भी हम लोग फ्रेम्स कंसिडर करेंगे हम लोग इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कंसिडर करेंगे, वरना आप देखोगे कि बॉडीज को एक फ्रेम से देखा जाए तो उनके पास डिफरेंट एक्सेलरेशन है, दूसरे फ्रेम से देखा जाए तो उनके पास different acceleration है, like so in that case it can get pretty messy right over here, क्योंकि the forces are different over here. When we'll be discussing of pseudo forces, then we can see all this can again be simplified कि अगर आप ये वाला टर्म really में ऐड करते हो, if you really have non-inertial frames of reference, लेकिन आपने एक imaginary, इसे this senseless term को एक imaginary force कंसिडर कर लिया जो कि एक्चुअल में फ्रेम्स पे डिपेंड करता है, रादर देन कंप्लीटली बीइंग डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल, उस केस में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दिस कैन बी सिंप्लीफाइड। बट फॉर नाउ विल बी प्रोसीडिंग विद इनर्शियल फ्रेम्स, एंड दैट वाज टुडेज वीडियो ऑन द फ्रेम्स दैट वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल स्टडीइंग फर्दर एनएलएम, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स टू ऑलवेज, एंड जय हिंद जय भारत।